वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस का। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा जो क्राइम है उसको एक डेफिनेशन, एक तरीके से, या आप बोल दीजिए कि उसकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्राइम की पहली स्टेजेस ही हमको क्लियर नहीं होंगी तो हमको नहीं पता चलेगा कि क्राइम कैसे बनता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है और क्राइम क्या है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टेज की जिसका नाम है अटेम्प्ट। तो स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट एक स्टेज तो है ही, और ये ऑब्वियसली आपने जितनों ने सुना होगा, अटेम्प्ट एक थर्ड स्टेज है क्राइम की। तो क्राइम की पहले बात कर लेते हैं। क्राइम क्या है? जैसे हम सबको पता है, क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय द क्रिमिनल लॉ ऑफ द लैंड। मतलब कि क्राइम वो एक एक्ट है या ओमिशन है या सीरीज ऑफ एक्ट या सीरीज ऑफ ओमिशन है जो कि एक क्रिमिनल लॉ ऑफ द लैंड ने पनिशेबल कर रखा है। मतलब कि अगर इंडिया में देखा जाए तो थेफ्ट जो है वो सेक्शन 378 के अंदर पनिशेबल है, इसीलिए उसको क्राइम माना जाता है। अब क्राइम तो आपने बोल दिया, पर क्राइम कब माना जाएगा उसके पहले क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस बोलता है, क्रिमिनल लॉ की फिलॉसफी बोलती है कि क्राइम कुछ स्टेजेस से गुजरना होगा तभी वो क्राइम माना जाएगा। जैसे कि पहली स्टेज बोला जाती है इंटेंशन की। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन मेंसरिया का कितना बड़ा रोल है। तो इंटेंशन होती है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज होती है प्रिपरेशन। ठीक है, मेरा इंटेंशन है किसी को मारने का, पर अगर मैं कुछ उसके लिए कुछ करूँ ना, बस मन में रखूँ, तो ऑब्वियसली पनिशेबल नहीं होगा वो। क्योंकि लोग बोलते हैं कि इवन डेविल कैन नॉट सी व्हाट इज इनसाइड द हेड ऑफ द क्रिमिनल। कोई भी डेविल भी नहीं जान पाता कि किसी क्रिमिनल के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इंटेंशन का बस होना ही बस क्राइम नहीं माना जा सकता। तो स्टेज 1 इज इंटेंशन, स्टेज 2 इज प्रिपरेशन। मेरा इंटेंशन है टू किल समवन और फिर मैं प्रिपेयर भी करूं, जैसे कि गन खरीदना, या प्रिपेयर करूं कि कैसे उसको मारूं, तो पॉइजन खरीद रहा हूं, प्रोक्योरमेंट ऑफ पॉइजन, बाइंग ऑफ गन, परचेजिंग ऑफ गन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मेरे को मेरे इंटेंशन को मैंने जब प्रिपरेशन स्टेज में ले आया तो उसको बोला जाएगा स्टेज 2, दैट इज प्रिपरेशन। और इसके बाद जैसे एग्जाम्पल, मैंने गन खरीदी या कोई पॉइजन खरीदा, और मैंने अगर वो काम जैसे गन खरीदने के बाद उस गन से किसी को मार डाला तो वो हो जाता है कमीशन। या उस पॉइजन से किसी के खाने में मिला दिया और वो खा के मर गया तो वो हो जाता है कमीशन। पर कमीशन के ठीक एक स्टेज पहले, जो कि कमीशन 4th स्टेज है, उसकी ठीक एक स्टेज पहले आता है अटेम्प्ट। क्यों अटेम्प्ट माना जाता है? क्योंकि अटेम्प्ट वो एफर्ट है जिसके कारण आप सब कुछ कर रहे हो, पर चूंकि किसी आउट ऑफ योर विल, आपके विल के बिना वो एक्ट जो है वो कमिट नहीं हो पा रहा। आपने गोली चलाई पर गोली नहीं लगी, तो क्या वो कमीशन हुआ? नहीं, ऑब्वियसली गोली नहीं लगी, मर्डर नहीं हुआ, तो कमीशन नहीं हुआ। आपने किसी के खाने में पॉइजन मिलाया पर उसने वो खा नहीं पाया, आपने तो पूरी कोशिश की उसको मारने की, तो वो एफर्ट्स जो एक क्राइम कमिट करने के लिए होने चाहिए वो तो आपके पास है ही, तो क्या वो एफर्ट्स को भी पनिश किया जाएगा? तो यहीं से हमारा जो ये पूरा सेशन है इसका रिलेवेंस समझ में आता है। क्योंकि ये जो एफर्ट्स हैं कमिट करने के लिए कोई क्राइम, उसको बोला जाता है अटेम्प्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सपोज देयर आर टू राइवल्स, दो राइवल्स हैं, राम एंड मोहन। ये बहुत प्रोफेशनल राइवल्स थे और इनकी प्रोफेशनल राइवलरी जो है वो एक बार जेलसी और हेट्रेड में बदल जाती है। मिस्टर मोहन डिसाइडेड टू किल मिस्टर राम। अब क्या हो गया, जेलसी हेट्रेड में बदल गई, तो मिस्टर मोहन ने बोला कि ठीक है, अब मेरे को उसको मारना है, एंड फॉर दैट ही प्रोक्योर्ड अ गन एंड सम बुलेट्स। ही ऑल्सो नोटेड डाउन द वेयर अबाउट्स एंड द डेली रूटीन ऑफ मिस्टर राम। भाई साहब ने पूरा का पूरा वेयर अबाउट, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कब क्या करता है, ये सब नोट कर लेता है। एंड ही गॉट टू नो दैट मिस्टर राम यूज टू टेक एन इवनिंग स्टूल। वो इवनिंग में अपने गार्डन में घूमने जाता है। ठीक है, एक इवनिंग को मिस्टर मोहन गन लेके आता है और
दो शॉट्स लेता है, शूट करता है मिस्टर राम को 2 बार, पर फॉर्चुनेटली थैंक्स टू द बॉडीगार्ड ऑफ मिस्टर राम उसको इंजरी नहीं होती, उसको हार्म नहीं होता, राम बच जाता है। यहाँ पे मोहन ने 2 गोली चलाई गार्डन में, बुशेस झाड़ियों के पीछे छुप के, पर राम को लगी नहीं वो गोली। इसका मतलब क्या है, कमीशन नहीं हुआ। तो अगर इसको क्रिमिनल लॉ पैराडाइम से देखें, क्रिमिनल लॉ लेंस से देखें, क्रिमिनल लॉ एंगल से देखें, तो ऑब्वियसली हम ये तो कह देंगे कि इंटेंशन था यहाँ पे मिस्टर मोहन का टू किल मिस्टर राम। ऑब्वियसली इंटेंशन के साथ साथ दूसरा क्या हुआ, प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि उसने गन खरीदी और गोलियां भी खरीदी और उसके वेयर अबाउट्स और डेली रूटीन के लिए भी देखा, तो प्रिपरेशन भी थी। और अगर वो गोली राम को लग जाती और वो मर जाता तो हो जाता कमीशन। मतलब कि पहला इंटेंशन से प्रिपरेशन बना, प्रिपरेशन से कमीशन बन जाता अगर वो गोली उसको लग जाती। पर चूंकि ये स्टेज हुई नहीं, कमीशन हुआ नहीं और मिस्टर राम बच गया, इंजरी नहीं हुई, तो क्या माना गया, इसको बोला गया कि ये है अटेम्प्ट। ठीक है, ये है अटेम्प्ट, इसको मान लिया गया कि ये अटेम्प्ट है। वो एफर्ट है जो मैं कर रहा हूँ कोई भी क्राइम को कमिट करने के लिए आफ्टर प्रिपरेशन, ये उसको बोला जाएगा अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट क्या है, क्यों पनिशेबल है, ये हम लोग थ्री बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करके समझेंगे। अगर ये 3 क्वेश्चंस हमने आंसर कर लिए तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ओके, तो मैंने आपको जिससे पहले बताया कि हम 3 क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे ये कंसेप्ट जो है अटेम्प्ट। तो पहला क्वेश्चन, जो पहला टेंजेंट मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ, उस टेंजेंट को मैंने नाम दिया है वाई टेंजेंट, मतलब कि वाई क्वेश्चन। तो पहले तो हमको आंसर करना ये ज़रूरी है कि वाई एट ऑल डू वी नीड टू पीनलाइज अटेम्प्ट। हमको क्यों ज़रूरत है अटेम्प्ट को पीनलाइज करने की, पनिश करने की। दूसरा क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ वो है क्वेश्चन ऑफ व्हाट। ऑब्वियसली जब आपने वाई क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो दूसरा क्वेश्चन बचेगा तो ऑब्वियसली आफ्टर वाई क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन ऑफ व्हाट। मतलब कि अब ये तो बता दिया कि भाई पीनलाइज करना चाहिए, पनिश करना चाहिए अटेम्प्ट। अब ये तो बताना पड़ेगा कि अटेम्प्ट है क्या। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एन अटेम्प्ट, एंड थर्ड क्वेश्चन वुड बी व्हेन वी कैन से दैट द एक्ट हैज अमाउंटेड टू अटेम्प्ट। कब हम कह सकते हैं कि ये एक्ट जो है वो अटेम्प्ट में माना गया है। शुरू करते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन से जिसका नाम है व्हाई। अब फॉर दैट व्हाई एट ऑल डू वी नीड टू पनिश अटेम्प्ट, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या है। स्टूडेंट्स, पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द विक्टिम और टू पनिश द क्रिमिनल। वन ऑफ द बेसिक पर्पस, फंडामेंटल पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू प्रिवेंट द क्राइम। हमको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि विक्टिम को हमको बचाना है कि नहीं, या ये नहीं देखना है कि जिसने गलत किया है उसको पनिश करना है। हमको ये भी देखना है कि फ्यूचर में मोहन जैसा कोई और ऐसा कोई क्राइम कमिट ना करे, या फ्यूचर में मोहन ही खुद ये क्राइम या ये एक्ट कमिट ना करे। इसीलिए हमको इवन दो नो हार्म हैज़ बीन कमिटेड, जो कि इस केस में हुआ राम और मोहन की, राम को कोई हार्म भले नहीं हुआ, पर चूंकि उसका जो एक्ट है मोहन का वो इतना सीरियस है कि वो एक चैलेंज दे रहा है हमारे एक पर्पस को, जो पर्पस का नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। प्रिवेंट करने के लिए हमको फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसको ऐसे लोगों को डिटर करने के लिए डिटरेंस थ्योरी के तहत हमको ये जो अटेम्प्ट है, ये जो एफर्ट ऑफ मेक कमिटिंग द ऑफेंस है, इसको भी
पनिश करना पड़ेगा इवन दो नो हार्म हैज़ बीन कमिटेड। तो मतलब कि ये एक तरीके से जस्टिफाइड है। आपने क्राइम, आपने हार्म नहीं भी कमिट किया, आपने, आपके द्वारा कोई आपके एक्शन से हार्म भले नहीं हुआ, पर फिर भी आपके एफर्ट जो थे वो इतने डेंजरस थे, इतने रिस्की थे कि सोसाइटी को उससे थ्रेट है, एक इंडिविजुअल को उससे थ्रेट है, और आप फिर से वो अटेम्प्ट ना करें या आपके जैसा कोई और वो अटेम्प्ट ना करे, इसीलिए अटेम्प्ट एज एन एक्ट को यहाँ पे पनिश किया जाएगा। ओके, अब ये तो मैंने बात कर ली आपकी वाई की। अब हम बात करते हैं व्हाट। तो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि वाई अटेम्प्ट शुड बी पीनलाइज। अब ये तो बताना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट क्या है, उसके लिए अगर मैं आपको बोलूँगा कि अटेम्प्ट की डेफिनेशन सर मैं जो आपको दे रहा हूँ वो आप लिख लो, तो आप बोलोगे कि सर आपके पास तो अथॉरिटी नहीं है। तो हमको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, अथॉरिटी। अब अथॉरिटी लॉ में देखने के लिए ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि लीगल प्रोनाउंसमेंट्स क्या हैं, और दूसरा स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस या स्टैट्यूट क्या कहता है। तो यहाँ पे वर्ड के लिए डिफाइन करने के लिए सबसे क्लोज जो स्टैट्यूट है वो है आपका आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड बोलता है कि अनलाइक यूके क्रिमिनल अटेम्प्ट एक्ट, यहाँ इंडिया में क्या है कि आईपीसी डिफाइन नहीं करता अटेम्प्ट को कहीं, पर आईपीसी डील करता है अटेम्प्ट को। कैसे डील करता है, आप जब आईपीसी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आईपीसी में कई जगह इधर उधर, कोई कई जगह प्रोविजंस में, कई जगह इलस्ट्रेशंस में अटेम्प्ट को डील किया गया है। और जब आप पूरा आईपीसी पढ़ लेंगे अटेम्प्ट के पर्सपेक्टिव से, तो आपको समझ में आएगा कि अटेम्प्ट जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डील किया गया है। तो पहली कैटेगरी जो है वो उसको बोला जाता है सेम। मतलब कि पहली कैटेगरी जो है उसमें कमीशन एज वेल एज अटेम्प्ट दे बोथ आर डेल्ट इन अ सिमिलर मैनर। सेम ही एक जैसे डील किए गए हैं, इवन द पनिशमेंट्स आर सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 122, फॉर एग्जांपल ऑफेंस ऑफ म्यूटिनी, आप म्यूटिनी करेंगे, अटेम्प्ट भी करते हैं या कमिट करते हैं, आपकी पनिशमेंट सेम है, एक ही है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है जहाँ पे अटेम्प्ट और कमीशन दोनों को साइड बाय साइड डील किया गया है, पर कमीशन की जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अटेम्प्ट। मतलब कि दोनों की पनिशमेंट डिफरेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंट। यहाँ लिखा है मैंने सेम, मतलब कि पनिशमेंट सेम है। तो एक्शन की, कमीशन की और अटेम्प्ट की पनिशमेंट सेम है एक कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में डिफरेंट है। डिफरेंट का एग्जांपल हुआ आपका फॉर एग्जांपल मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, दोनों की पनिशमेंट अलग अलग है। अब तीसरी कैटेगरी जो है वो उसमें जनरल बात की गई है, जनरल अटेम्प्ट की, कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट कहीं नहीं दी गई है। तब उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम देखेंगे सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी जो बात करता है जनरल अटेम्प्ट की। एक और कैटेगरी है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि वो कैटेगरी जो है वो बात करती है अटेम्प्ट टू सुसाइड की। और अटेम्प्ट टू सुसाइड जो कि सेक्शन 309 में दिया गया है वो अभी थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अभी मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया है 2017, जिसके अंदर सेक्शन 115 बात करता है आपकी उन एक्ट्स की जो कि आपने अगर किसी ने अगर सुसाइड किया, कमिट करने की कोशिश की गई है, तो ऑब्वियसली उसको माना जाएगा कि वो बहुत ही सीरियस स्ट्रेस में है और उसके ऊपर सेक्शन 309 नहीं वो किया जा सकता। तो ये एक थोड़ा सा एक लीगल चैलेंज है, एक दूसरे को ये पुट कर रहे हैं सेक्शन 115 एज वेल एज वर्सेस सेक्शन 309, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको डील नहीं किया। अभी भी हालांकि आईपीसी में 309 बिल्कुल मौजूद है और वहाँ पे स्पेसिफाइड है। अभी गवर्नमेंट का स्टैंड लाना बाकी है। अभी रिसेंटली ही सीजीआई ने भी पूछा गवर्नमेंट से कि आपका क्या स्टैंड है, अभी गवर्नमेंट को स्टैंड अपना बताना बाकी है। ओके, सो अब वर्ड के बाद हम लोग, मैंने आपको बताया कि स्टैट्यूट देखते हैं और दूसरा हम क्या देखते हैं, अपनी अथॉरिटी जो है
जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के लिए हम देखते हैं बहुत सारे केसेस हैं वैसे तो अटेम्प्ट के को लेके, पर सबसे बेसिक जो और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड जो मैं आपको बताऊं, जो आपको आपके एग्जामिनेशंस में भी याद रहेगा, वो केस है अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मैं लिख भी देता हूँ। तो केस का नाम है अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। In Abhinand Mishra versus State of Bihar, what happened was the accused submitted the documents of his previous qualification, earlier qualification, as well as he submitted a document stating that he is actually a teacher in a school, and that is why he has applied for as a private student in the MA degree course. एक accused है, उसने अप्लाई किया है पटना यूनिवर्सिटी में, और किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है? एमए के लिए, एमए डिग्री के लिए। और उसने जो बीए के सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं और जो डॉक्यूमेंट लगाया है कि वो एक स्कूल का टीचर है इसीलिए उसको प्राइवेट करना है एमए कोर्स, वो दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट फेक पाए जाते हैं। अब फेक पाए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी उनको, उस एक्यूज को प्रोसिक्यूट कर देती है कि उसके अंडर अटेम्प्ट टू चीट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे स्पेसिफिकली कहीं प्रोविजन नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, वहाँ हम क्या इन्वोक करते हैं? सेक्शन 511। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अभिनंदन मिश्रा केस में सेक्शन 420 रेड विथ सेक्शन 500 इन्वोक किया, और चूंकि सेक्शन 420 में कमीशन दिया गया है और ये यहाँ पे अटेम्प्ट की बात की गई है, इसीलिए सेक्शन 511 के साथ इसको रीड किया जाएगा। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट में अक्यूज का वर्जन ये रहता है कि चूंकि अभी अभ्यनंद जी को डिग्री नहीं मिली, और चूंकि अभ्यनंद को डिग्री नहीं मिली तो ये जो अटेम्प्ट है वो, ये एक्शन जो है वो अटेम्प्ट में नहीं बल्कि प्रिपरेशन में माना जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, द मोमेंट द अक्यूज सबमिटेड और द मोमेंट द अक्यूज सेंट his documents to the university, the stage of preparation has been completed and the stage of attempt has been started। जैसे ही वो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड किए यूनिवर्सिटी को, वैसे ही ये जो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है वो ख़त्म हो गई और स्टेज ऑफ अटेम्प्ट शुरू हो गई। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला अटेम्प्ट इज नथिंग बट अ डायरेक्ट मूवमेंट towards the commission of the offence if not interrupted। मतलब कि इस केस में भी अगर फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं पकड़े जाते तो अभिनंदन मिश्रा को एमए की डिग्री एक न एक दिन मिल जाती और वो चीटिंग माना जाता। पर चूंकि ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं ये अभिनंदन मिश्रा के कारण नहीं बल्कि किसी थर्ड पार्टी के कारण पकड़े गए, और ये पता चला यूनिवर्सिटी को किसी और मीडियम के थ्रू, और जब पता चला तो ऑब्वियसली ये अटेम्प्ट में माना जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट मूवमेंट था टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अभिनंदन मिश्रा का यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भेज देना इज़ अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो एक्ट है वो अटेम्प्ट माना गया, ना कि प्रिपरेशन। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हेन वी कैन से एन एक्ट वुड अमाउंट टू अटेम्प्ट। तो यहाँ पे देखिए इस केस में हमको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि एक्ट ऑफ प्रिपरेशन और एक्ट ऑफ अटेम्प्ट कैसे कई बार इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, आपस में इतने उलझ जाते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये देखना, बताना, कैटेगोरिकली बताना कि कौन सा एक्ट अटेम्प्ट है और कौन सा एक्ट प्रिपरेशन है। तो आइए देखते हैं।
अब जब when का क्वेश्चन शुरू होता है, when we can say an act would amount to attempt, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत पुरानी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगज़ीन याद दिलाना चाहूँगा, जो है एक्टस नॉन फेसिट रियम nisi mens sit rea, actus non facit reum nisi mens sit rea, जिसका अगर हम इसको अगर फॉर्मूला में लिखने चाहें तो हम बात बोलेंगे क्राइम इज इक्वल्स टू एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। क्राइम जो है वो बनता किससे है, एक्टस रियस और मेंस रिया से। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों मैगजीन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो एक्टस रियस है यहाँ पे वो ही हमारा इशू है वेन में। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टस है वो एक्ट की बात करता है, और यहाँ पे दो टाइप के एक्ट हैं, एक्ट ऑफ प्रिपरेशन और एक्ट ऑफ अटेम्प्ट। कौन सा एक्ट प्रिपरेशन है, कौन सा एक्ट अटेम्प्ट है, ये देखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि the act of preparation is not punishable, generally not punishable, but the act of attempt is punishable. Generally not punishable इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगह act of preparation भी punishable होती हैं, उसके लिए मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा जब मैं प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा। पर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्ट ऑफ अटेम्प्ट की। अब कौन सी चीज़ कहाँ कौन सा एक्ट माना जाएगा कि वो एक्ट ऑफ अटेम्प्ट है या एक्ट ऑफ प्रिपरेशन है, उसके लिए हमने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू हमने कई बार ऐसे डॉक्ट्रिन्स और ऐसे टेस्ट डेवलप किए हैं जो हमको हेल्प कर देते हैं ये बताने में, डिमार्केट करने में लाइन कि कौन सा एक्ट अटेम्प्ट है और कौन सा प्रिपरेशन। चलिए देखते हैं। तो पहला जो टेस्ट है उस टेस्ट को बोला जाता है टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी। टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ओके, तो पहला जो टेस्ट है उसका बोला जाता है द टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस। ये जो टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी है इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, वो ये है कि फॉर एन एक्ट टू बी कंसीडर्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी द पर्सन हैज टू प्रूव दैट द एक्ट इज सफिशिएंटली प्रॉक्सिमेट टू द इंटेंडेड ऑफेंस। मतलब ये टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई करने के लिए हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक्ट है इन क्वेश्चन वो इतना प्रॉक्सिमेट है, इतना क्लोज है अपने इंटेंडेड ऑफेंस से कि उसको माना ही जाएगा कि वो अटेम्प्ट है। ठीक है, जैसे कि आपने राम और मोहन वाले केस में देखा कि अगर व्हाट इफ जब मोहन झाड़ियों में छुपा था और तब वो निशाना ले रहा होता, टारगेट कर रहा होता राम को, तब पकड़ा जाता राम के बॉडीगार्ड्स के थ्रू, तो क्या हम मानते हैं कि वो अटेम्प्ट है या फिर भी हम बोलते हैं वो प्रिपरेशन है? तो एज पर द टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी हम बोलेंगे कि वो एक्ट ऑफ अटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रॉक्सिमेट है, वो एक्ट इतना क्लोज है अपने कमीशन से कि उसको सिर्फ ट्रिगर दबाना था उसके बाद और कमीशन हो जाता, मर्डर हो जाता। पर चूंकि ऐसा नहीं हो पाया इसलिए वो माना जाएगा अटेम्प्ट, इसीलिए वो इतना क्लोज है। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आर वर्सेस टेलर में बात की गई है। आर वर्सेस टेलर। आर वर्सेस टेलर में क्या बात हुआ कि दो नेबर थे। ऑब्वियसली मिस्टर एक्स जो है एक नेबर, उसको मिस्टर वाई पसंद नहीं है, तो मिस्टर वाई का एक हेयर स्टेक मतलब घास का ढेर लगा हुआ था उसके नेबर के घर पे। तो ये हेयर स्टैक में गया और उसने माचिस जलाई, और जैसे ही उस माचिस से उस हेयर स्टैक को जलाने वाला था, घास को जलाने वाला था, तब तक वो देखता है कि उसका जो मेन ओनर है, जो उसका नेबर है, वो खड़ा हुआ था। क्योंकि जब वो खड़ा हुआ था और वो देख रहा था तो यहाँ पे मिस्टर एक्स को याद आ गया कि अरे अब मैं पकड़ा जाऊँगा, और इसलिए वो माचिस बुझा देता है। जब ये केस कोर्ट में जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में
हाउस लॉस बोलते हैं कि ये जो एक्ट है ये एक्चुअल में अटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट इतना क्लोज है अपने कमीशन से कि ये एक्ट अटेम्प्ट ही माना जाएगा प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी ही बोलता है कि कोई भी एक्ट अगर इतना सफिशिएंटली इतना प्रॉक्सिमेट है, इतना क्लोज है अपने इंटेंडेड ऑफेंस से, तो उसको अटेम्प्ट ही माना जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल राम और मोहन के केस में गन लेके जब मोहन जाता है गार्डन में और तब पकड़ा जाता है, तब उसको माना जाएगा एक्ट ऑफ अटेम्प्ट, ना कि एक्ट ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा जो टेस्ट या डॉक्ट्रिन बोलूँ वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोनेंशिया। लोकस पोनेंशिया, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोनेंशिया है वो इंग्लिश डॉक्ट्रिन से डेवलप हुआ है, इंग्लैंड में डेवलप हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोनेंशिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोनेंशिया का मतलब है टेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ रिपेंटेंस या एक्ट ऑफ रिपेंटेंस। मतलब कि अगर कोई भी डूअर को, कोई भी एक्ट जो कोई अटेम्प्ट कर रहा है, उसको कोई क्राइम कमिट कर रहा है, उसको के पास अगर टाइम है रिपेंट करने का, या उसने खुद ही से अपना एक स्टेप जो है वो बैकवर्ड ले लिया और सोचा कि नहीं मुझे क्राइम नहीं कमिट करना है, तो वो जो एक्ट है वो एक्ट ऑफ प्रिपरेशन में अगर रहता है तो उसको एक्ट ऑफ प्रिपरेशन ही कंसिडर किया जाएगा, ना कि एक्ट ऑफ अटेम्प्ट। पर ये जो डॉक्ट्रिन है इसका यूसेज जो है वो कई बार सुप्रीम कोर्ट को भी इनफैक्ट, जैसे मलकियत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब में हम लोग कई बार ओवरली रिलाय कर लेते हैं कोई भी कंसेप्ट में। और जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेसर लॉयड ने बोला था एक बार कि concepts are very good servants but they are very bad masters। मतलब कि कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे सर्वेंट हैं पर बहुत बुरे मास्टर्स हैं। इसका मतलब कि कंसेप्ट में को हमको तभी यूज़ करना चाहिए जब उनकी हेल्प हमको सही डायरेक्शन में मिले, ना कि ओवरली उन पे एम्फेसाइज करना चाहिए या ओवरली उन पे रिलाई करना चाहिए, और उस बेसिस में हमको कई बार हम लोग जो कंसेप्ट हैं उससे मिसलीड भी हो जाते हैं। अब मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मैंने आपको बताया केस। मैंने मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हुआ ये कि एक लॉरी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया। कहाँ पे? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स पहले चेक पोस्ट में। 20 किलोमीटर्स कहाँ से पहले? बॉर्डर से पहले, दिल्ली पंजाब बॉर्डर के 20 किलोमीटर पहले पुलिस ने एक चेक पोस्ट लगाया था, वहाँ पकड़ा जाता है ड्राइवर। कैसे? वीट के थ्रू। और जो लोकल लॉज हैं पंजाब के वो बोलते हैं कि आपको वीट पंजाब से बाहर ले जाना अगर सरकार ने सर्कुलर इशू किया है तो मना है। पर वो कर रहा था, पकड़ा जाता है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये एज पर दी डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोनेंशिया ये अभी भी एक्ट जो है वो प्रिपरेशन में है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर के पास 20 किलोमीटर का टाइम है और वो टाइम ऑफ रिपेंटेंस है। उस समय शायद हो सकता है ड्राइवर बोले, सोचे कि नहीं मुझको ये क्राइम नहीं करना है, और वो एक स्टेप बैकवर्ड ले ले, पीछे की तरफ एक स्टेप ले ले, और फिर वो एक्ट कमिट ना करे या वो अटेम्प्ट ही ना करे। इसीलिए चूँकि ये 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसलिए इसको बोला जाएगा एक्ट ऑफ प्रिपरेशन। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा रिलाई कर लिया लोकस पोनेंशिया डॉक्ट्रिन पे, और वो ये भूल गए कि फॉर एन अटेम्प्ट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एवरी टाइम वी नीड टू सी दी पेन अल्टीमेट एक्ट। मतलब कि हमें अटेम्प्ट देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पेन अल्टीमेट एक्ट ही देखना पड़ेगा। इवन द एक्ट हु हैज़ जस्ट पेनिट्रेटेड द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, that single act would even amount to attempt। मतलब जो भी एक्ट अगर प्रिपरेशन की स्टेज से बाहर निकल के अगर वो अटेम्प्ट की स्टेज में आ जाता है तब वो अटेम्प्ट ही माना जाएगा। हमको पेन अल्टीमेट एक्ट मतलब सेकेंड लास्ट एक्ट तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। पहला ही एक्ट है अगर वो अटेम्प्ट का, जब प्रिपरेशन से शुरू ही हुआ है वो एक्ट, तो वो एक्ट भी अटेम्प्ट में माना जाएगा, ना कि प्रिपरेशन में। इसीलिए लोकस पोनेंशिया डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने भी आने वाले जजमेंट में मलकियत सिंह के बाद बोला है कि इसको बहुत ही संभल के यूज़ करना चाहिए, नहीं ना कि ऑब्जेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, केस टू केस बेसिस में यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आता है तीसरा टेस्ट जिसको बोलते हैं इक्विवोकैलिटी।
इक्विवोकैलिटी टेस्ट। ये जो इक्विवोकैलिटी का मतलब है, इसका मतलब है कि इफ एन एक्ट इज एक्चुअली इक्विवोकैलिटी टेस्ट है, पर यहाँ पे यूज होता है अनइक्विवोकैलिटी। इसका मतलब कि इफ एन एक्ट इज अनइक्विवोकली, मीनिंग इफ एन एक्ट इज विदाउट एनी डाउट is apparent that the act is actually an attempt, then only we can say कि वो attempt है। मतलब कि हमको कुछ नहीं, हमको res ipsa locutor, things speak for themselves। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बिल्डिंग गिरी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर एक बिल्डिंग आती है, वो गिर गई, जिसके कारण कोई मिस्टर एक्स जो स्कूटर में था वो मर गया। पाया गया कि भाई साहब वो जो बिल्डिंग है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो अंदर आती है, वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस गवर्नमेंट को करना था और गवर्नमेंट ने कई टाइम सालों से उसका मेंटेनेंस नहीं किया और वो गिर गई। अब इसका थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स के तहत ये पता ही चल रहा है कि इसमें नेग्लिजेंस किसका है, बिल्डिंग मेंटेन करने का गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस के कारण ये बिल्डिंग गिरी। वैसे ही इक्विवोकैलिटी टेस्ट बोलता है कि विदाउट एनी डाउट, अनइक्विवोकैलिटी मतलब विदाउट एनी डाउट, अगर जो एक्ट है वो प्राइमा फेसाई लग ही रहा है, बिल्कुल एपरेंट ही है, शो ही हो रहा है कि वो अटेम्प्ट है, तो वो अटेम्प्ट के जैसे ट्रीट किया जाएगा, ना कि प्रिपरेशन की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल राम और मोहन के केस में, मोहन छुपा हुआ है घास के पीछे, टारगेट ले रहा है, तब तक उसके राम के बॉडीगार्ड्स मोहन को पकड़ लेते हैं, तो क्या वो अटेम्प्ट में आएगा या प्रिपरेशन में आएगा? टेस्ट ऑफ अनइक्विवोकैलिटी या टेस्ट ऑफ इक्विवोकैलिटी बोलता है कि वो भाई साहब अटेम्प्ट में आएगा, क्योंकि विदाउट एनी डाउट वो ये क्लियर कट बात कर रहा है, दिखा रहा है इंटेंशन ऑफ मिस्टर मोहन टू किल मिस्टर राम। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे उसने गोली चला ही दी, क्या ये अटेम्प्ट में आएगा? तो ऑब्वियसली टेस्ट ऑफ इक्विवोकैलिटी बोलता है कि द मोमेंट मोहन टुक 2 शॉट्स ऑफ मिस्टर राम, 2 बार उसने गोली चलाई मिस्टर राम को और मिस्टर राम बच गया, ये क्लियर कट दिखाता है मिस्टर मोहन का इंटेंशन टू किल मिस्टर राम, और इसलिए विदाउट एनी डाउट वी कैन से दैट अनइक्विवोकली मिस्टर मोहन इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। और इसके साथ साथ हमारा जो कंसेप्ट ऑफ अटेम्प्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट है अटेम्प्ट के लिए को लेके, या कुछ भी कोई कंसेप्ट कोई भी सब्जेक्ट में समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।